That's my news wrap. लेट्स स्पाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। सरकार ने घटाई पेट्रोल डीजल पर 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी, तेल विपणन कंपनियों को मिलेगी राहत। खाड़ी संकट के बीच भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित, सरकार रख रही नजर। और देश भर में श्रद्धा से मनाई गई रामनवमी, अयोध्या पहुंचे 10 लाख श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। इसके तहत पेट्रोल पर ड्यूटी 13 से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। ये फैसला ऐसे समय में किया गया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 70 से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जिससे तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। हालांकि इसका सीधा फायदा तुरंत आम उपभोक्ताओं को मिलने की संभावना कम है, क्योंकि तेल कंपनियां अपने पुराने घाटे की भरपाई में जुटी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस फैसले से जनता पर बोझ नहीं आएगा और पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे की भरपाई हो सकेगी। So that they can import the material and not really, even if it is imported at a higher cost, the common citizen will not have to face any increase in the price of petrol or diesel. Equally, even for ATF, which is so required for aviation, we are making sure that the prices will not go up and the oil marketing companies will be supported to bring these commodities to India. Equally, another decision which is being taken by the Honorable Prime Minister is to make sure those refineries which get the material from outside, refine them. कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इस कटौती से आम जनता को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई खास राहत नहीं मिलेगी। सरकार ने ये कदम उपभोक्ताओं को फायदा देने के बजाय तेल विपणन कंपनियों को राहत देने के लिए उठाया है। ड्यूटी का रिडक्शन हुआ है। सबसे पहले तो इससे लोगों का फ्यूल प्राइस रिडक्शन नहीं होगा, लोगों का पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं होगा। ये जो मूव है सरकार ने कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कुशन करने के लिए बनाया है। ये आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल जो कंपनीज हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में ये युद्ध चल रहा है, वेस्ट एशिया में ये युद्ध चल रहा है, वहां से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई में डिसरप्शन हो रहा है, उनके अंडर रिकवरीज, जो उनके नोशनल लॉसेस होते हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी जो मार्जिन है वो प्रेशर में है। तो सरकार ने अपना एक्सचेकर पे हिट लेकर उनको फायदा देने की कोशिश की। लेकिन यहां पर एक बात याद रखनी होगी कि पिछले 12 सालों में सरकार ने, मोदी सरकार ने 14 बार एक्साइज बढ़ाई है और उससे करीब करीब 39 लाख करोड़ रुपए अपने रेवेन्यू में कमाए हैं। जब क्रूड सस्ता भी हुआ तब भी उसका बेनिफिट लोगों को। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है। उनका कहना है कि जब ये स्पेशल एडिशनल एक्साइज खुद सरकार ने लगाई थी, तो अब इसे हटाकर जनता पर एहसान क्यों जताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में लॉकडाउन लगाए जाने की अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा कि लॉकडाउन को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और ऐसी खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि हालात नियंत्रण में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं हरदीप पुरी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और डर का माहौल नहीं बनाने की अपील की। वित्त मंत्री ने भी भरोसा दिलाया कि कोविड जैसे किसी भी लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। इधर ईरान बनाम इजराइल अमेरिका युद्ध का आज 28वां दिन है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने ईरान के याज्द में मिसाइल उत्पादन सुविधा पर हमला किया, जबकि ईरान ने दक्षिणी इजराइल पर मिसाइलें दागी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले 10 दिन और टाल दिए हैं और कहा कि शांति वार्ता अच्छी चल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मैं निपट लेंगे। ट्रंप ने मोदी से फोन पर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। इधर पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस समय 20 जहाजों पर सवार
कुल 540 भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी बनाए हुए है। इसके साथ ही 25 भारतीय नाविकों को साइन ऑफ के बाद सुरक्षित रूप से स्वदेश वापस लाया जा चुका है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी के अंदर एक कार्यकर्ता जैसी समझ होना गर्व की बात है, क्योंकि कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा होता है। दरअसल विजयन ने कहा था कि राहुल गांधी में एक लोकल वर्कर जितनी भी बेसिक समझ नहीं है और वे अपनी गलतियों से नहीं सीखते। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर जयपुर के सिविल लाइंस आरओबी परियोजना में देरी का आरोप लगाया है। उन्होंने इंतजार शास्त्र चैप्टर 5 के तहत सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास से महज 100 मीटर दूर ये प्रोजेक्ट 2021 में उनकी सरकार ने ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए शुरू किया था, लेकिन 2026 आ गया और भाजपा सरकार की सुस्ती और राजनीतिक द्वेष के कारण ये अब एक्सीडेंट जोन बन चुका है। गहलोत ने सरकार से सवाल किया कि क्या राजनीति जनता की सुविधा से ऊपर है। चुनावी राज्यों से इधर बड़े अपडेट्स सामने आए हैं। असम में 67 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद कुल 722 प्रत्याशी मैदान में हैं। तमिलनाडु में चुनाव आयोग ने अब तक 189 करोड़ रुपए के कैश और गिफ्ट जब्त किए हैं, जिनमें 77 करोड़ की ज्वेलरी शामिल है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि केरल में जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी का कोई खास अस्तित्व नहीं है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। वहीं पश्चिम बर्धमान में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वे अभी तक सूची जारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं संबंधित व्यक्ति को चुनौती देती हूं, अगर आप में हिम्मत है तो सूची क्यों नहीं उपलब्ध कराते, यहां तक कि पत्रकारों को भी नहीं। यूपी के कानपुर प्रयागराज हाईवे पर एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डोरमा पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़े ट्राला में पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर जा भिड़ी, जिससे पिकअप के परखचे उड़ गए। हादसे के वक्त वाहन में महिलाएं और बच्चे समेत करीब 25 लोग सवार थे, जो फतेहपुर के बड़ोखर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और रामनवमी पर कड़ा धाम से दर्शन कर लौट रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 4 एम्बुलेंस लगाई गईं। देश भर में आज रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर यूपी के अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरा मौका है जब रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ी। करीब 9 मिनट तक नीली किरणें अत्याधुनिक सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक पहुंचाई गईं। इस दौरान 14 पुजारी गर्भगृह में मौजूद रहे और विशेष पूजा के बाद आरती की गई। इसके बाद रामलला को 56 भोग अर्पित किए गए। रामनवमी के चलते करीब 10 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जिससे रामपथ और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1342 अंक टूटकर 73,930 पर और निफ्टी 382 अंक नीचे 22,922 पर बंद हुआ। बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी और पीएसयू बैंक जैसे प्रमुख सेक्टरों में 2 से 3% तक बिकवाली देखी गई, जबकि आईटी क्षेत्र में हल्की बढ़त रही। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक संकेतों और तेल कीमतों से जुड़ी चिंताओं के बीच निवेशकों ने मुनाफा वसूली की, जिससे बाजार में व्यापक बिकवाली का माहौल रहा। इधर भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले आज फिर कमजोर पड़ा और 74 पैसे की गिरावट के साथ 90.7 के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। नेपाल में रैपर से राजनेता बने 35 साल के बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू के शीतल निवास में विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने हाल के आम चुनाव में भारी जीत हासिल की थी और पारंपरिक दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। काठमांडू के पूर्व मेयर शाह युवाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद उभरे बदलाव के प्रतीक माने जा रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ वादा किया था। शपथ से पहले उन्होंने नेपाल के भविष्य पर एक गाना रिलीज किया, जिसे लाखों लोगों ने देखा।
न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।